हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। इसमें दो शब्द है, एक है वैद्युत और दूसरा शब्द है फ्लक्स। वैद्युत शब्द के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आया है जो है फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम समझें उसके पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि फ्लक्स आखिर होता क्या है, किस चीज़ को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स एक भौतिक राशि है। जैसे अन्य भौतिक राशियाँ होती है उसी प्रकार से फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। इसका उपयोग किसमें होगा? इसका उपयोग हम करते हैं किसी पदार्थ की मात्रा को पता करने में। अब पदार्थ की मात्रा हम कैसे पता करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया इस कमरे में हवा आ रही है और ये हवा कहाँ से आ रही है? मान लेते हैं कि एक विंडो है, जिसका क्षेत्रफल है A। अब इस खिड़की से कितनी हवा आएगी? देखें, ये हवा आ रही है। यदि हम इस विंडो को आधा बंद कर दें, इस विंडो को आधा बंद कर दें, तो क्या होगा? इस आधे हिस्से से ही हवा कमरे के भीतर आएगी। लेकिन यदि अब पूरी खिड़की खोल दें, ये विंडो हमने पूरी खोल दी, नीचे का हिस्सा भी हमने खोल दिया, अब क्या होगा? अंदर आने वाली हवा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हवा की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? खिड़की के क्षेत्रफल पर। यहाँ पर हवा की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है खिड़की के क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतनी हवा भीतर आएगी और जितना क्षेत्रफल कम होगा उतनी हवा कम आएगी। दूसरी बात, अब यदि इस हवा की स्पीड बढ़ जाए, एयर की स्पीड बढ़ जाए, एयर की स्पीड बढ़ जाए मतलब एयर की इंटेंसिटी, उसके आने की क्षमता ज़्यादा है। तो जब इंटेंसिटी ऑफ एयर बढ़ गई तो कमरे के भीतर की हवा वो भी बढ़ जाएगी। यदि एयर की इंटेंसिटी कम है तो कमरे के भीतर आने वाली हवा भी कम हो जाएगी। तो ये हवा की मात्रा इंटेंसिटी ऑफ एयर पर भी निर्भर करती है। तो कमरे में कुल कितनी हवा आएगी वो इन दो बातों से डिसाइड होती है, इंटेंसिटी ऑफ एयर, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ विंडो। तो हम इस हवा की मात्रा को, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को बोला जाएगा, हवा की जो मात्रा है उस क्वांटिटी को बोला जाएगा एयर फ्लक्स। एयर फ्लक्स। यहाँ पर ये जो फ्लक्स है ये भौतिक राशि है जो किसे नाप रहा है? एयर को। हवा की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली ये राशि है फ्लक्स। तो ये हो जाएगा E और A के गुणनफल के बराबर। E माने हवा की तीव्रता और A माने जिस पृष्ठ से हवा जा रही है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो इन दोनों के गुणनफल को ही कहा जाएगा एयर का फ्लक्स। अब ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया ये बहता हुआ पानी है। पानी यदि बह रहा है तो सदिश होता है। यदि यही पानी किसी जगह स्टोर किया हुआ है तो उसका फॉर्म हो जाएगा अदिश। ये ध्यान रखें। पानी बह रहा है, इसमें बल होगा, उसमें दिशा भी, तो ये हो गई उसकी तीव्रता। अब यदि इस पानी को हमें स्टोर करना है, जब पानी को स्टोर कर लेंगे तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, वो हो जाएगा अदिश राशि। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं? इसके बीच में मान लिया हमने कोई एक रिंग लगा दिया
और इस रिंग को हमने किसी पाइप से कनेक्ट कर दिया और ये पाइप कहाँ रखा है, किसी बकेट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो रिंग से पानी होता हुआ आपकी बकेट में स्टोर हो जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, किस पर निर्भर करेगी, रिंग का क्या एरिया है। यदि रिंग बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर होगा, यदि रिंग का एरिया कम है तो पानी का जो स्टोरेज होगा वो कम होगा। इसी प्रकार ये निर्भर करेगा इसकी तीव्रता पर, यानी पानी का फोर्स कितना है, पानी कितनी तेजी से आ रहा है। यदि पानी तेजी से आएगा तो स्टोर होने वाला पानी बढ़ जाएगा, और यदि पानी कम तेजी के साथ आएगा, पानी की स्पीड कम होगी, पानी की इंटेंसिटी कम होगी, तो वो स्टोर होने वाला पानी भी कम होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टोर पानी किया है, पानी जो हमने स्टोर किया है, ये वाटर फ्लक्स है। फ्लक्स माने एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, पदार्थ को मापने में। जब हमने वायु को नापा वो एयर फ्लक्स हो गया, जब हम पानी को मापेंगे, पानी को स्टोर करेंगे तो ये वाटर फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो पानी का फ्लक्स है ये निर्भर कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की तीव्रता पर, और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, एरिया, किसका एरिया, इस रिंग का एरिया। तो यहाँ पर भी ये जो वाटर फ्लक्स होगा ये बराबर हो जाएगा E इंटू ए। इस प्रकार से हम फ्लक्स को बता सकते हैं। अब हम ये जो फ्लक्स है जो हमने एयर के साथ लिया, वाटर के साथ लिया, यदि इसी फ्लक्स को हम कनेक्ट कर दें विद्युत के बारे में, यदि हम ये जो फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना चाहें, विद्युत क्षेत्र में किसे ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यदि ये पता करना चाहे तब वो हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। अब आइए इस विद्युत फ्लक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हम कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र माने विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होगी और एक दूसरे से समदूरस्थ भी होगी। तो हम एक मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र माना जिसकी तीव्रता दर्शाई जा रही है वेक्टर ई से, इसकी दिशा इस ओर है। तीव्रता एक सदिश राशि है, ध्यान रखिए, इसकी दिशा इस ओर है, वेक्टर ई हो गई। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र के बीच में कोई एक पृष्ठ रखें, एक पृष्ठ हमने रख दिया जिसका क्षेत्रफल है a, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है a। अब इस पृष्ठ से देखिए कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कनेक्ट हो रही है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं 4 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ विद्युत फ्लक्स 4 है। अब यदि इसी उदाहरण में हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, मान लिया एक दूसरा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है a डैश, क्षेत्रफल बढ़ गया, यहाँ क्षेत्रफल कम था, यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया। अब कितनी रेखा कनेक्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो है आपका 6, क्योंकि यहाँ पर 6 रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही है। क्षेत्रफल कम था, विद्युत फ्लक्स कम हुआ,
क्षेत्रफल बढ़ गया, वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ गया। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये जो क्षेत्र रेखा है वो घनी हो जाएगी। तो अब हम इसको बढ़ा देते हैं, माना ये बढ़ा दिया। अब फिर से काउंट कीजिए। अब पहले पृष्ठ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 रेखाएं कनेक्ट हो रही है। दूसरे उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर 11। क्या ध्यान में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई तो वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ गया। तो यहां फिर वही चीज सामने आ रही है कि वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है। पहला तो फ्लक्स निर्भर कर रहा है एरिया पर और दूसरा निर्भर कर रहा है इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, यदि तीव्रता ज्यादा है तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए कोई न कोई एक संकेत प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के लिए भी एक संकेत है और वो संकेत है फाई ई। क्या पढ़ा जाएगा इसको? फाई ई। यहां पर ये जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, ये डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल पर पृष्ठ के, साथ ही ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर कर रहा है। तो इन दोनों को यदि मिलाकर लिखा जाए तो ये जो फ्लक्स होता है ये बराबर होता है E डॉट ए। अब आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है, लेकिन ये क्वांटिटी है, परिमाण है। इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होगी। तो इन दो सदिश राशियों का गुणनफल करना है ताकि हमें अदिश राशि मिले। तो कौन सा गुणनफल करना होगा? हमने दो प्रकार के गुणनफल पढ़े, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल माने इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यदि अदिश गुणनफल किया जाए तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर फाई ई ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ इन दो सदिशों का जो गुणनफल है वो अदिश राशि मिलता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उसके अभिलंबवत दिशा में, पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कौन सी क्षेत्र रेखा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन हो जाती है इसकी, किसी विद्युत क्षेत्र में परिभाषा हो गई, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं।
सदिश राशि है। अब फिर से चित्र पर आ जाते हैं। माना कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E, यहां कोई पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल A। अब हमने पढ़ा तीव्रता एक सदिश राशि और कोई क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि। तो जब क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई एक दिशा होगी। एक उदाहरण देखिए, ये मेरे सामने एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब इसकी दिशा क्या होगी? आपने वेक्टर में दिशाएं पढ़ी होगी, आई कैप, जे कैप, के कैप। यदि आई कैप और जे कैप ये यूनिट इकाई घटक है अक्ष के अनुदिश, इनका यदि सदिश गुणा किया जाए तो क्या मिलता है? के कैप। तो इन दोनों के लंबवत दिशा है के। ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये। इस दिशा में इस क्षेत्रफल की दिशा होगी, मतलब लंबवत। तो लंबवत दिशा, तो यहां इस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो हो जाएगी ये। तो ये दिशा होगी आपकी वेक्टर ए। तो इस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बोल सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये सदिश रूप हुआ। आपने अदिश गुणनफल में जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ा था, इसको यदि मापांक के रूप में लिखना है तो क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो वैसे ही ये भी हो जाता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो हम वैद्युत फ्लक्स को इन दो रूपों में लिख सकते हैं। अब यहाँ थीटा क्या है इस पर जरा ध्यान दीजिए। पृष्ठ देखिए, पृष्ठ तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 अंश का कोण है। लेकिन पृष्ठ की दिशा क्या है? पृष्ठ की दिशा है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर ई की दिशा, दोनों की दिशा कैसी है? समान। इसलिए इन दोनों के बीच का जो कोण है उसी कोण को यहाँ थीटा, ये वाला कोण दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। अब इसी चित्र में हम इस पृष्ठ को थोड़ा घुमा देते हैं। माना इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया इस तरफ। अब ये पृष्ठ हो गया आपका ऐसा। पृष्ठ घूम गया, क्षेत्रफल वही है लेकिन अब कोण बदल गया। अब यहां पर इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी आपकी इस ओर लंब। तो यहां पर ये हुआ वेक्टर ए। अब यहां पर ये थीटा जो बना, यही थीटा है क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। अब यहां देखिए, पहले चित्र में क्या था? विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी थी? 1 2 3 4 और ये 5। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? ये पहले टच नहीं कर रही, 1 2 3 4, केवल 4। पहले में पूरी रेखाएं टच कर रही थी।
तो जब कोण बदल गया, 0 अंश से बढ़ गया, अब फ्लक्स कम हो गया। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। अब इस क्षेत्रफल को हमने, इस पृष्ठ को हमने और घुमा दिया। पृष्ठ ऐसा था, फिर ऐसा किया, अब इस पृष्ठ को ऐसा कर देते हैं। अब पृष्ठ हो गया घूमकर इस दिशा में, ये भी A है, इसका भी क्षेत्रफल A होगा। लेकिन अब कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से गुजर रही है? क्या ध्यान में आ रहा है? एक भी नहीं। तो 3 स्थितियां हुई। एक तो जब A और E के बीच का कोण 0 डिग्री है, दोनों एक ही दिशा में। दूसरा, यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसको भी देख लीजिए। इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी ये, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और यहां अलग कोण बन रहा है। अब इसको देखते हैं। यदि कोई विद्युत क्षेत्र में जिसकी तीव्रता वेक्टर E है, में कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका क्षेत्रफल A है, तब वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा phi E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, या phi E बराबर E इंटू A cos थीटा। अब यहां हम 3 स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति देखें, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। यदि थीटा 0 डिग्री हो तब फाई E बराबर E A cos 0 और cos 0 डिग्री माने 1, तो यहां हो जाएगा E A इंटू A, मतलब फाई E बराबर E A। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये होता है मैक्सिमम, जो धनात्मक है। ये पहली स्थिति। इस स्थिति में देखें, ये पहली स्थिति थी, इसमें क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान थी, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तब यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो मैक्सिमम काउंट हो रहा है। कोण चेंज हो गया, यहां पर भी कोण चेंज हो गया 90 डिग्री को। अब क्या हो रहा है, एक भी क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के साथ कनेक्ट नहीं हो रही। तो अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति देखें, जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब जो विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखा है उसका क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 अंश के कोण पर। दूसरी स्थिति, यहां पर क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तब फाई E कितना होगा, ये हो जाएगा E A cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री माने 0, ये हुआ E A गुणा 0। तो कुल मिलाकर वैद्युत फ्लक्स हो गया आपका 0।
मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के साथ कनेक्ट नहीं होगी। एक और स्थिति लेते हैं, तीसरी स्थिति तीसरी। इसके लिए दूसरा चित्र बनाते हैं। माना ये विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता इस दिशा में, यहां पर हमने कोई पृष्ठ लिया। अब यदि इसकी दिशा हम इस ओर माने, इस ओर मतलब जैसे ये डस्टर देखें, इसमें एक पृष्ठ इस तरफ है, इसकी दिशा, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। दूसरा पृष्ठ इस ओर है, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस ओर होगी। तो दो पृष्ठ की दिशा अलग अलग। यदि इस पृष्ठ की क्षेत्रफल देखें, इसकी दिशा इस ओर होगी, और पीछे के पृष्ठ को देखें, इसकी दिशा मेरी तरफ होगी। तो चार क्षेत्रफल अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये पृष्ठ आपके सम्मुख है, इसके क्षेत्रफल की दिशा आपकी ओर होगी। पीछे का पृष्ठ मेरी तरफ है, इसकी दिशा मेरी ओर होगी। ये पृष्ठ, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस ओर होगी और इस क्षेत्रफल की दिशा इस ओर होगी। तो हम यदि इस पृष्ठ की दिशा इस तरफ माने, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस ओर माने, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो तीसरी स्थिति में यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तब फाई ए बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री माने -1 यहाँ रख दीजिए। ये हो जाता है ए गुणा ऋण 1। तो यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? ऋणात्मक। ये मिल रहा है आपको नेगेटिव। तो तीन स्थितियां हुई। एक में हमको वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव मिला, दूसरे में वैद्युत फ्लक्स 0 मिला, और तीसरे में वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव मिला। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स तीन प्रकार से हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। तो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, या फिर 0 वैद्युत फ्लक्स। अब इन तीनों फ्लक्स को देखते हैं। पहले देखते हैं धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है? मान लिया जाए कोई एक पृष्ठ है और उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई धनात्मक आवेश है। तो क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा किस ओर जाएगी? हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण पढ़े थे उसमें पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और समाप्त कहाँ होती है? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। तो यहाँ पृष्ठ से निकल रही है। ये पृष्ठ है, हमने दिया, इसको नाम दे देते हैं S1। इस पृष्ठ के भीतर धनावेश रखा है। यहाँ से इस पृष्ठ से रेखाएं बाहर की ओर जा रही है। तो ऐसे पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसी वैद्युत फ्लक्स को हम धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हुआ धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब दूसरा उदाहरण देखें, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब फिर से एक पृष्ठ ले लेते हैं। माना ये पृष्ठ S2 है
इसके भीतर कोई ऋणात्मक आवेश रखा है। अब क्या होगा? अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेंगी। यहां पर पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही है, पृष्ठ पर आ रही है। यहां क्या था? पृष्ठ से जा रही थी, यहां क्या हुआ? पृष्ठ में आ रही है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब तीसरा था शून्य वैद्युत फ्लक्स। अब शून्य वैद्युत फ्लक्स किसे बोलेंगे? तो किसी पृष्ठ में जितनी क्षेत्र रेखा आ रही है उतने ही यदि बाहर जा रही है तब उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को हम बोलेंगे शून्य वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये हमने पृष्ठ लिया। अब क्या होगा? जिस हिस्से पर धनात्मक आवेश है वहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी। अब जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो क्या होगी? धनावेश से प्रारंभ होगी और फिर कहां जाएगी? ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएगी। ये भी निकली, ये भी इधर आकर समाप्त हो जाएगी। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही है उतनी ही यदि वापस आ जाए, पृष्ठ से निकल रही है, पृष्ठ के भीतर आ रही है, तो निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भीतर आने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समान है। तो ऐसे फ्लक्स को हम बोलेंगे शून्य वैद्युत फ्लक्स। तो ये तीन प्रकार के वैद्युत फ्लक्स हुए। तो यहाँ जो हमने पढ़ा उसमें हमने एक समान वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसमें हमने जो विद्युत क्षेत्र लिया था वो एक समान तीव्रता का लिया था, लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकती है और जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी अनियमित हो सकता है, उसका आकार अनियमित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक अनियमित पृष्ठ है और इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है वेक्टर E। अब हमें पता करना है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इस पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको अल्पांश बोला जा सकता है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल है माना ds। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसके लंबवत मानेंगे तो ये इसकी दिशा हो गई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds इसके बीच का कोण हुआ थीटा। तो हमने अल्पांश का विद्युत फ्लक्स लिया, तो इसको हम लिखते हैं d phi E। d phi E माने अल्पांश से संबंधित, अल्पांश माने इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा और उस हिस्से से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, इसको नाम दिया d phi E। ये बराबर कितना हो जाएगा? तीव्रता E और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ds के साथ। आगे इसको लिख सकते हैं E इंटू ds cos थीटा। तो ये हमने एक छोटे से हिस्से से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना की। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बताना है।
तो ऐसे ही सारे हिस्सों पर अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है और अंत में सबको हम जोड़ दें। तो छोटे हिस्से से संबंधित फ्लक्स ये है, तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? संपूर्ण, इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई बराबर, क्या करेंगे? सारे टुकड़ों के वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है सबमिशन ऑफ इसका डी फाई ई। मतलब डी फाई ई किसके बराबर? दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिख लेते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब ये सारे टुकड़ों के क्षेत्रफल को हमें जोड़ना है। इसको जोड़ने का एक तरीका है, वो हम पढ़ते हैं समाकलन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई ई बराबर, ये हो जाएगा किसका समाकलन? डी फाई ई का, डी फाई ई का। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब पृष्ठीय समाकलन। तो ये हो जाएगा डी फाई ई की वैल्यू रख दी जाए वेक्टर ई डॉट डी एस, या फाई ई बराबर हो जाएगा किसका पृष्ठीय समाकलन? इसको लिखा है ई डी एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। तो ये जो मिला ये होगा संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स। इस प्रकार से हम किसी भी अनियमित आकृति वाले पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन सरलता से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें दो कारण तो आपको शुरुआत में ध्यान में आ गए। एक तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा था सरफेस एरिया। तो दो चीजें थी, लेकिन क्या कोई तीसरा घटक भी हो सकता है? यदि आपने ठीक से समझा होगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा थीटा। हमने अदिश रूप में लिखा था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ तीन चीजें हैं। पहली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा हो गया ये पृष्ठ का झुकाव किसके साथ? विद्युत क्षेत्र के साथ। तो वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले मुख्य तीन कारक हो गए। पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि तीव्रता ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दूसरा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। और तीसरा कारक है पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र के साथ झुकाव।
तो ये 3 कारक है जो किसी भी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करते हैं। पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल और तीसरा है पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र के साथ में झुकाव। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और गॉस की प्रमेय में ये जो फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स, इसका आगे उपयोग हम करेंगे। देखेंगे कि गॉस ने वैद्युत फ्लक्स के संबंध में क्या बताया। किसी पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है तो उस आवेश का उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स के साथ क्या संबंध है, ये हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय में। तब तक इसका आप रिवीजन कीजिए।